हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है टू गुड टू बी ट्रू बाय प्राजक्ता कोहली और ये है उस बुक का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ। मेरा वाला कमरा कौन सा है, मैंने पूछा। अमन ने हल्के से हंसा और मुस्कुराते हुए उसने दाईं तरफ का दरवाज़ा खोला। ये वाला कमरा है हमारा, उसने कहा। मैं जैसे किसी होश हवास खोए हुए इंसान की तरह दरवाजे के अंदर आई और एक आरामदायक लाउंज एरिया में पहुंची, जहां एक तरफ छोटे कैबिनेट्स और एक लंबी शटर वाली अलमारी थी और दूसरी तरफ एक लिविंग रूम एरिया था जिसमें एक बहुत बड़ा सा टीवी और रिक्लाइनर्स लगे हुए थे। सीधे सामने कांच के सरकने वाले दरवाजे थे जिनसे होते हुए मुझे एक शानदार 4 पोस्ट बेड की झलक दिखी, जिस कमरे के फर्श पर एक फर वाला कालीन बिछा हुआ था और फर्श से छत तक लगी फ्रेंच खिड़कियां थीं जो शायद एक बहुत बड़ी बालकनी की तरफ खुलती थीं। तुम्हारे घर के अंदर ही एक पूरा अपार्टमेंट है, मैं हैरानी से चिल्लाई जब मैंने दरवाजे के पास रखी कंसोल टेबल पर अपना हैंडबैग और ट्रेंच कोट नीचे रखा और बालकनी की तरफ बढ़ गई। बाहर आसमान बिल्कुल काला हो चुका था और हवा की वो कड़कड़ाती ठंड मुंबई की उमस भरी गर्मी में से एक बहुत ही राहत देने वाला बदलाव थी। मैंने अपने स्वेटर की आस्तीनों को नीचे की तरफ खींचा और रेलिंग के सहारे टिक कर बैठ गई, जहाँ से दूर दूर तक फैले हुए बगीचे, प्रॉपर्टी के आलीशान गेट और उसके पार जंगलों से घिरी वो ज़मीन दिख रही थी जहाँ तक नज़र जा सकती थी। मैंने महसूस किया कि अमन की मजबूत बाहें मुझे अपने घेरे में ले रही हैं। उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया और मुझे अपने पास अपनी गरम चेस्ट से सटा लिया। मैंने अपनी मनपसंद खुशबू को महसूस करने के लिए अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और उसने अपना सिर झुकाकर मेरी गर्दन के मोड़ पर अपना चेहरा सहलाया। वेलकम होम, वो फुसफुसाया। मैंने पीछे होकर उसका सहारा लिया और एक ठंडी सी सांस भरी। ये बहुत खूबसूरत है अमन, मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा। दिन के वक्त तो तुम्हें इससे प्यार ही हो जाएगा। ये नज़ारा सच में बहुत शानदार है। हम कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहे, सामने अपनी चांदनी रोशन से नहाए उस नज़ारे को निहारते हुए, जबकि एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरों को हल्के से छूकर गुजर रहा था। मैं अपनी गर्दन पर अमन की सांसों को और अपनी पीठ पर उसकी गर्माहट को महसूस कर सकती थी। मैं उसकी बाहों में वहाँ खड़ी थी और खुद को बहुत सेफ फील कर रही थी। तो फिर मैं कमरे में ही डिनर मंगवा लेता हूँ, अमन ने मेरे गाल पर किस करते हुए कहा और वापस कमरे के अंदर चला गया। मैं रेलिंग के सहारे अपनी पीठ टिकाकर खड़ी हो गई और उसे इंटरकॉम पर किसी को फ़ोन करते हुए देखने लगी। उसने हैंडसेट को वापस उसकी जगह पर रखा और आकर बालकनी के दरवाजे के सहारे टिक गया। मैंने बिल्कुल नॉर्मल दाल चावल और आलू की सब्ज़ी के लिए कहा है, चलेगा ना? हाँ, मैंने कहा, यह बहुत परफेक्ट है। अमन, एलिफेंट, क्या तुम श्योर हो? अगर उन्हें बुरा लगा तो? अवनी ने मुझसे बार बार पूछा था। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। मैं साफ तौर पर उसे इस बात का भरोसा दिलाने में नाकाम हो रहा था कि जब तक हम यहाँ हैं मेरे पेरेंट्स को हमारे एक ही कमरे में सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेबी, जैसे कि मैंने कहा, मैं 31 साल का हूँ, एक अडल्ट हूँ, सब ठीक है। मैंने शायद 1000वीं बार कहा था। कमरे में थोड़ी देर और नर्वस होकर चक्कर काटने के बाद आखिरकार उसने अपना सूटकेस खोला और खुद को सेटल करना शुरू किया। मैंने अवनी के लिए ग्लास वाइन निकाली और अपने लिए एक कप ग्रीन टी बनाई और बालकनी में रखी बेंत के काउच पर बैठ गया, जहाँ मैं रात के आसमान को निहार रहा था और मेरा दिमाग नई नई जगहों पर भटक रहा था। ये पहली बार था जब हम एक ही कमरे में रात बिताने वाले थे। ऐसी कई रातें आई थी जब मैंने मन ही मन चाहता कि काश ऐसा हो पाता, और मुझे शक है कि वो भी यही चाहती थी, लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे से खुलकर इसका जिक्र नहीं किया था, इसलिए ऐसा कभी हुआ ही नहीं, सिवाय उस एक रात के जब मैं एक और ग्लास वाइन लेकर वापस आया तो मैंने अवनी को 4 ग्लास वाइन पीने के बाद मेरे काउच पर खर्राटे लेते हुए पाया था, और उसे जगाने या वहाँ अकेले सोता हुआ छोड़ने की इच्छा न होने के कारण मैं फर्श पर गद्दे डालकर ही सो गया था। बाथरूम से आई एक आवाज़ ने मेरे विचारों के सिलसिले को तोड़ दिया। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे के पास गया जो थोड़ा सा खुला हुआ था, और मैंने 2 बार नॉक किया। क्या तुम ठीक हो अवनी, मैंने पूछा। क्या ये वही चीज़ है, उसने एक बैठी हुई आवाज़ में जवाब दिया। मैं अंदर आ रहा हूँ, मैंने अनाउंस किया और धीरे से दरवाजे को आगे धकेला, जहाँ मैंने अवनी को बाथरूम के कैबिनेट के सारे टिके हुए देखा, जिसने मेरे आफ्टर शेव की बोतल को अपनी नाक से सटा रखा था। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ये, उसने बोतल को दोबारा सूंघा। ओ माई गॉड, क्या हुआ इससे, मैंने पूछा। ये पूरी दुनिया में मेरी सबसे फेवरेट खुशबू है, उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। मैं उसके पास गया और उसके दोनों तरफ कैबिनेट पर अपने हाथ टिका दिए। सच में? उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। इसी से मुझे पता चलता है कि तुम आस पास हो। मैं एक खोजी कुत्ते की तरह तुम्हें सूंघती रहती हूँ। तुम मेरी स्नीफर डॉग हो। अमन, तुम कितनी रोमांटिक बातें करते हो, उसने अपने
ताने को दिखाने के लिए एक मजाकिया सा चेहरा बनाया। मैं बहुत रोमांटिक चीज़ें भी कर सकता हूँ, मैंने उसकी गर्दन पर किस करने के लिए आगे झुकते हुए कहा। मैं किसी और रियान गॉसलिंग मूवी वाले मूड में नहीं हूँ। हाँ, मैं थक गई हूँ। वो हंसी, मेरी बाहों के नीचे दुबकी और बाथरूम से बाहर निकल गई। हे, वो तो बस एक बार हुआ था। मैंने एक लंबी सांस ली। इसकी एक लंबी कहानी है, वो मत पूछना। मैंने अपने सोने वाले बॉक्सर्स पहने और बेडरूम में वापस आया तो देखा कि अवनी बेड से लिहाफ को पीछे खींच रही थी और अपने तकिए को फुला रही थी। उसने अपनी चप्पलें उतार कर फेंकी और कंबल के अंदर दुबक गई। मैं भी अपनी साइड के लिहाफ के अंदर सरक गया और लेट गया। तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। मौसम चाहे कितना भी ठंडा क्यों ना हो, मैं हमेशा अपने बॉक्सर्स में ही सोता था। वो करवट लेकर मेरी तरफ मुड़ गई थी। उसके हाथ उसके चेहरे के नीचे दबे थे, उसके बाल उसके चेहरे के एक हिस्से पर बिखरे हुए थे और कमरे की मध्यम रोशनी में उसकी आंखें पहले से कहीं ज़्यादा चमकदार लग रही थीं। मैंने लिहाफ को अपने चारों तरफ अच्छे से लपेटा और बिल्कुल उसी तरह करवट लेकर लेट गया। आगे बढ़कर मैंने उसके बालों की कुछ लटों को उसकी गर्दन से पीछे हटाया। मैं ठीक रहूँगा, मैंने कहा। ओके। तो कुछ पलों की खामोशी के बाद मैंने कहा, तो ये हमारी साथ में पहली रात है। क्या इसलिए अचानक मेरे सिर में इतना भयानक दर्द होने लगा है? उसने सीरियस दिखते हुए पूछा। मुझे तो लगता था कि यह सिर्फ एक बहाना है जो औरतें सेक्स से बचने के लिए बनाती हैं। मैं ज़ोर से हंस पड़ा और मैंने उसे अपने और करीब खींच लिया। उसने अपना चेहरा मेरी चिन के नीचे छुपाया और एक लंबी सांस ली। मुझे तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है, उसने मेरे सीने में अपना चेहरा छिपाते हुए धीरे से कहा। मुझे तुम्हारा एहसास बहुत पसंद है, मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए अपनी हथेली को उसकी कमर पर टिकाते हुए जवाब दिया। उसने अपना सिर उठाया और मेरी गर्दन से लेकर मेरी जॉ लाइन तक को चूमा। जैसे ही हमारे होंठ और फिर हमारी जुबान एक दूसरे से मिले, उसकी कमर पर टिका मेरा हाथ ठहर सा गया। वो वाइन और ग्रीन टी वहीं कहीं पड़े पड़े भूल से गए थे और हम उन्हें पीना भूल गए थे। अवनी, मामले को अपने हाथों में लेना। कुछ वक्त ऐसा होता है जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, जैसे जब आपके एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आने वाले हों या जब आप उम्मीद कर रहे होंगे किसी पार्टी से पहले आपके चेहरे पर कोई पिंपल ना आए, या जब आप चाहते हो कि आपका फेवरेट प्लेयर क्रिकेट मैच में जीत दिलाने वाले रन बनाए। और फिर कुछ वक्त ऐसा भी होता है जब आप भगवान को बस गले लगाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपको बिल्कुल वही दिखाया है या वही दिया है जो आप चाहते थे। जैसे जब आपको वो ड्रीम जॉब मिल जाए, या मेरे मामले में जब आप आधे कपड़ों में लेटे हुए अमन के बगल में हों। उस पल का इंतज़ार हवा में इस कदर छाया हुआ था कि जब मैं सही शब्द ढूंढने के लिए गड़बड़ा रही थी तो मैं उस भारीपन को अपने सीने पर महसूस कर सकती थी। तो अब आगे क्या होगा? कहना मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा संकोची और मासूम सा लगता था, खासकर उन डर्टी डे ड्रीम्स को देखते हुए जो मैंने ठीक इसी पल के बारे में देखे थे। इसके अलावा ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा सवाल था क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे क्या होता है। चलो सेक्स करते हैं, कहना बहुत ज़्यादा आक्रामक और उथला हुआ सा लगता है, इसलिए मैंने बात की शुरुआत इससे की। मेरे पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। बिना एक भी शब्द बोले वो मेरे और करीब आ गया और उसने प्यार से मेरे ठंडे पैरों को अपने पैरों के बीच में दबा लिया और मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर हमारे बीच की पहले से ही ना के बराबर बची जगह को ख़त्म करते हुए खुद को उसके और करीब खिसका दिया। एक धीमी सांस लेते हुए मैंने देखा कि उसकी आंखें नीचे मेरे होठों की तरफ झुकी हुई हैं और उसके होठों के कोने थोड़े से ऊपर की तरफ सिकुड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो मेरे दिमाग में चल रहे हर एक विचार को पढ़ सकता था। मेरा हाथ ऊपर की तरफ बढ़कर उसके सीने पर आ गया। अपने दिल की तेज धड़कनों के बावजूद थोड़ा बोल्ड महसूस करते हुए मैं मुस्कुराई। तो क्या ये वो हिस्सा है जहाँ मुझे कुछ समझदारी भरा और मिस्टीरियस कहना चाहिए? मैं धीरे से बुदबुदाई। मेरी उंगलियां उसकी कॉलर बोन को छूती हुई उसके शार्प जबड़े पर आकर टिक गई, क्योंकि मेरे पास से रहस्यमय बातें तो अभी अभी ख़त्म हो चुकी हैं। अमन धीरे से हंसा, एक गहरी और दिलकश आवाज़ जो मेरी हथेली के नीचे गूंज उठी। ओह, मुझे लगता है कि तुम पहले ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होने का खेल बिगाड़ चुकी हो, उसने जवाब दिया। उसका हाथ मेरी बाह से नीचे की तरफ सरकते हुए मेरी कमर के घुमाव पर आकर रुक गया। लेकिन मैं बोल्ड और सच्ची बातों के बिल्कुल फेवर में हूँ। अच्छा, फिर ठीक है, मैंने थोड़ा सोचते हुए नाटक किया और मैं उसके और करीब झुक गई, यहाँ तक कि हमारी नाकें लगभग एक दूसरे को छू रही थी। बोल्ड सच्चाई तो ये कहना होगा कि मैं इस बातचीत के बारे में कम और दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ। दूसरी चीज़ें? उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत चमक उठी जिसमें एक गहरी और साफ दिखने वाली गर्माहट घुली हुई थी। दूसरी चीज़ें?
मैंने बनावटी गंभीरता के साथ उसकी बात दोहराई, जो तुरंत ही बिखर गई जब वो और करीब आ गया। इतने करीब कि मुझे दीवाना कर दिया, जो हम अपने हाथों, मुंह और जुबान से कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, उसके हाथ ने मजबूती से मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और उसके होंठ मेरे होठों पर थे। उसके होंठ गर्म थे और उसमें से मिंट और थोड़ी सी शरारत का स्वाद आ रहा था। उसका किस शुरुआत में बहुत धीमा और नपा तुला था, मानो वो हर एक सेकंड का मज़ा ले रहा हो, जैसे वो इस बात को श्योर करना चाहता हो कि वो मेरी हर एक अदा को टटोलने के लिए दुनिया भर का पूरा समय लेगा। पर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हम दोनों इसी परफेक्ट पल में कैद हो गए हैं। लेकिन फिर कुछ बदल गया। वो जेंटलनेस अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसा पागलपन और इंटेंसिटी आ गई जो बिल्कुल बेबाक और बेपरवाह थी। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और उसके होंठ मेरे होठों पर और जोर से दब गए, जिससे वो किस कुछ ऐसा जुनूनी सा और गहरा सा हो गया, मानो अब वो खुद को रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं था। हमारे बीच की हवा भारी होने लगी और अचानक हर एक सांस, हर एक टच में एक ऐसी बेचैनी और तड़प महसूस होने लगी जिसने मेरा सिर चकरा दिया और मुझे और ज़्यादा उसकी चाह होने लगी। जब वो आखिरकार थोड़ा पीछे हटा, उसकी उंगलियां अभी भी मेरे बालों में उलझी हुई थी, तो उसने एक जानती हुई मुस्कान के साथ शरारत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। अभी भी ठंड लग रही है? मैंने जवाब देने से पहले एक पल बीतने दिया। बिल्कुल जम रही हूँ। उसने उसके कंधे को नीचे की तरफ धकेलते हुए उसे बेड पर दबा दिया और मैं उसके ऊपर आ गई। मैं अब नाप तोलकर कदम उठाने के मूड में नहीं थी। मैं बस अब सोचने और बार बार सोचने से थक चुकी थी। मैं अब वो लड़की बने रहने से ऊब चुकी थी जिसे सब पता होता है कि वो क्या कर रही है। मैं अब समझदार और तार्किक बने रहने से पक चुकी थी। मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, और अब जब वो ठीक यही मेरे सामने था, तो मैं इतनी वल्नरेबल, लगभग बिना कपड़ों के और पूरी तरह मेरा होने के लिए तैयार, तो कोई भी चीज़ मुझे रोकने वाली थी ही नहीं। तो वो कहावत क्या है भला? मैंने लोक लाज और डर को हवा में उड़ाया और मामले को अपने हाथों में ले लिया। अब इस आखिर लाइन का आप जो चाहे वो मतलब निकाल लीजिए। मैं कौन होती हूँ आपको ये बताने वाली कि क्या सोचना है और क्या नहीं। मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि जब वो करता है तो वो गुनगुनाता है। इशारा आप समझ ही गए होंगे। विंक विंक, नस नस। पिछले 1 घंटे का हर एक सेकंड, क्या वो सच में बस 1 घंटा था या 2 घंटे थे या वो पूरे 3 दिन तक चला? जब मेरे दिमाग में एक एक डिटेल के साथ घूमने लगा तो मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी। जब भी कोई खास नज़ारे या आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी तो मेरे पेट में एक अजीब सी हलचल होने लगती, जिससे हर सेकंड में मेरी सांसें अटक जाती और दिल की धड़कन एक पल के लिए थम सी जाती। तुम उसी के बारे में सोच रही हो ना? अमन ने मेरे बालों में फुसफुसाते हुए पूछा और कंबल को हमारे चारों तरफ और कसकर लपेट दिया। हम बालकनी में रखे काउच पर एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे और साथ में बिताए अपने उस पहले अनुभव को महसूस कर रहे थे। आई एम सॉरी, क्या तुम प्लीज़ बात करना बंद करोगे? मैंने उसे चुप कराया। मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ ये दोबारा याद करने में कि मैं जब ये मुंह मेरे उन बेहद रंगीन ख्यालों के बीच में टांग नहीं अड़ा रहा होता, तब ये और क्या क्या कमाल कर सकता है। अमन ने नकली डर के मारे अपनी आंखें फाड़ ली। फिर अचानक वो खड़ा हुआ और उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया, कंबल समेत। उसने मुझे अपने कंधे पर डाल दिया और मजाक में मेरे हिप्स पर स्मैक मारी, जिसमें जबकि मैं नकली डर के मारे चिल्लाने लगी और उसकी पकड़ से छूटने का नाटक करने लगी। कमरे के अंदर लाकर उसने मुझे बेड पर पीट के पलटा दिया, या ये कहो कि फेंक दिया। फिर वो रेंगते हुए मेरे ऊपर इस तरह आ गया कि उसका चेहरा सीधे मेरे चेहरे के ऊपर था। और अब स्क्रीन ब्लैक होती है, यानी कि सीन यहाँ ख़त्म होता है। 30 सितंबर 2023। अवनी। मेरा नया वॉलपेपर। मैं सुबह के वक्त कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी या बदतमीज़ नहीं होती, लेकिन मान लीजिए कि मैं कोई बारबी ऑन क्रैक भी नहीं होती। इसलिए ये फैक्ट कि आज सुबह मेरी आंखें पूरी तरह से खुलने से पहले ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी, डायरी में लिखे जाने के लायक है। बालकनी के दरवाजे पर लगे हल्के और झीने पर्दे कमरे में आ रही ठंडी हवा झोंके से नाच रहे थे, जिससे सूरज की सुनहरी किरणें लकड़ी के फर्श पर लहरें और अजीब अजीब से पैटर्न्स बना रही थीं। मैंने अपनी कमर पर टिके अमन के हाथ पर अपना हाथ सरकाया और उसकी जानी पहचानी स्किन के एहसास को अपने दिल में उतरने दिया। वाह, तो इस आदमी के साथ बस एक रात क्या गुजारी और मैं सुबह सुबह रूमी की सस्ती कॉपी यानी कि शायराना बनकर जागी हूँ। लेकिन बिस्तर में उसके साथ कटल करने का हर एक पल मुझे जितना पसंद आ रहा था, एक लड़की भला तब तक ही ख्यालों में खोई रह सकती है जब उसे जोरों की सुसु लगी हो। मैं अपनी गर्दन पर अमन की एक जैसी चल रही सांस को महसूस कर सकती थी, जिससे मुझे पता था कि वो गहरी नींद में सो रहा है। मैंने बहुत सावधानी से उसका हाथ अपनी कमर से हटाया और बेड से नीचे उतर गई। फिर कुछ सोचकर मैंने नाइट स्टैंड से अपना फ़ोन उठाया और दबे पाँव बाथरूम की तरफ बढ़ गई।
अपना काम निपटाने के बाद मैं आईने के सामने खड़ी हो गई और बिखरे हुए पागलों जैसे बालों और गुलाबी होठों वाली उस लड़की को देखने लगी। जो राइटर्स का मतलब इसी से होता है, जब वो मॉर्निंग आफ्टर लुक रात में बिताने के बाद सुबह वाले लुक का बखान करते हैं, वो भी इसके उस साथी का जिक्र किए बिना जो उसके साथ मुफ्त आता है। मेरे पास आपके लिए 2 शब्द हैं, मॉर्निंग या ब्रेथ। मैंने जल्दी से अपने टॉयलेटरी पाउच से अपना टूथब्रश निकाला और अपने बालों का ऊपर एक जोड़ा बना लिया। मुंह धोने, मॉइस्चराइज़र, लिप बाम और परफ्यूम का एक हल्का सा स्प्रे छिड़कने के बाद जब मैं कुछ हद तक वैसी अपनी जैसी लगी जैसे अमन ने कल रात देखा था, तो मैं मार्बल के बाथटब के किनारे बैठ गई और अपना ट्रिपल डेकर यानी कि चैट विंडो खोला और फटाफट टाइप करने लगी। मी गाइस, माया, क्या हम अभी अभी उसे पसंद करते हैं? रिया, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई, या फिर तुम सोए ही नहीं? मी, हे। रिया, OMG, कैसा था? मी, मैं घर वापस आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन गाइस मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल सुन्न हो चुका है। रिया, ओ माय गॉड, मैं वेट नहीं कर सकती। माया, क्या तुम खुश हो एनी? मी, मैं बहुत खुश हूँ, उम्मीद से भी ज़्यादा। ओके, मुझे बस तुम्हें ये बताना था कि अब मुझे जाना होगा, बाय। रिया, हैव फन। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्क्रॉल किया और जल्दी से मार्टिन का कॉन्टैक्ट कार्ड निकाला। वो उस वीकेंड अपनी करंट गर्लफ्रेंड के साथ गोवा में एक बारटेंडिंग रिट्रीट पर गया हुआ था, इसलिए मैं श्योर नहीं थी कि वो सुबह सुबह इतनी जल्दी मेरा वीडियो कॉल उठाएगा या नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी सोच पाती, मसूरी में अपनी पहली रात के बाद सुबह सुबह इतनी जल्दी तुम्हारे मुझे फ़ोन करने की इकलौती वजह यही हो सकती है कि तुमने हॉट रॉड रैना यानी कि अमन के साथ सेक्स कर लिया है। बस हाँ कह दो और मेरा दिन बना दो। बे, मुझे कम से कम हम दोनों में से किसी एक की शुरुआत तो वीकेंड पर धमाकेदार चाहिए। वो उम्मीद भरी नज़रों से स्क्रीन पर देख रहा था। मैंने उसे बताने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर फैसला किया कि बस हल्के से अपना सिर हिला दूं और अपनी पलकों को कसकर बंद कर दूं, इशारे में हाँ कह दूं। फक यस, वो खुशी से चिल्लाया। मैंने जवाब दिया। वो बेडरूम में सो रहा है और तुम बाथरूम में अपने फ़ोन पर लगी हो, जबकि इस वक्त तुम उसकी भगवान जैसी नंगी बॉडी को निहार सकती थी। बिच, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है यार? फ़ोन रखो और जाओ उसके पैसे के मज़े लो। उफ, उसने फ़ोन काट दिया। सही बात है। बाथरूम से बाहर कदम रखते ही मैंने देखा कि अमन अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। मैंने काउच से वो ओढ़ने वाला छोटा सा कंबल अपने कंधों के चारों तरफ लपेटा और दबे पाँव उस फैंसी एस्प्रेसो मशीन की तरफ बढ़ गई, जो हर तरह से कॉफ़ी, पॉन्च, लाइट, मीडियम, रोज, डार्क, डिकैफ़े से भरी एक बैंड की टोकरी के बगल में रखी हुई थी। उसके पास एक और टोकरी थी जिसमें लाखों अलग अलग तरह के टी बैग्स और ब्राउन शुगर्स के पाउच रखे थे। कॉफ़ी और मग सेलेक्ट करने के बाद मेरा सामना उस एस्प्रेसो मशीन से हुआ। मैं उसे घूरने लगी, ये समझने की कोशिश करते हुए कि ये काम कैसे करती है, और फिर हार मानकर मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला ताकि मैं गूगल पर इसका सोल्यूशन ढूंढ सकूं। मशीन के नीचे दाईं तरफ वाला बटन है बेबी। मैं चीख पड़ी और पीछे मुड़कर देखा तो अमन बेड से मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल बिखरे हुए पागलों जैसे वालों, नींद भरी आंखों में साफ दिखने वाले डिम्पल्स और उन परफेक्ट होठों के साथ। अमन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार। मैंने अपनी हथेली को अपने सीने पर दबाया। गुड मॉर्निंग, उसने एक सेक्सी और नींद भरी आवाज़ में कहा। तुम इतनी जल्दी बेड से बाहर क्यों आ गई? वापस आओ, उसने लिहाफ को थपथपाया। मैं तुम्हें कॉफ़ी के साथ जगाने वाली थी और फिर हम कडल करने वाले थे। अब तुमने इस बेवकूफ़ कॉफ़ी मशीन को काम समझने से पहले ही जाकर मेरा पूरा प्लान ख़राब कर दिया। वो हंसा। उसने कंबल हटाया और बेड से बाहर आ गया। मेरे पास चलकर आते हुए उसने मुझे अपनी सीने से सटा लिया और अपनी ठुड्डी मेरे सिर के ऊपर टिका दी। मुझे सुबह सुबह तुम्हारा मेरी कॉफ़ी मशीन के साथ इस तरह छेड़छाड़ करते हुए जागना पसंद है। और यहाँ कॉफ़ी मशीन किस चीज़ का कोड वर्ड है क्या? मैंने बात शुरू की। उसने हंसते हुए मुझे गले लगाते हुए थोड़ा और कस लिया। फिर उसने आगे बढ़कर नीचे दाईं तरफ का बटन दबाया और एस्प्रेसो मशीन एक तीखी सी सीटी के साथ चालू हो गई, जो पहले एक गड़गड़ाहट में बदली और फिर एक लंबी सी तेज फुसफुसाहट की आवाज़ करने लगी। वाओ, तो अगर तुम खुद से नहीं भी जागते तो भी इस छोटी सी चीज़ ने मेरे प्लान पर पानी फेर देना ही था, मैंने कहा। उसने मुझे घुमाया ताकि अब मेरा मुंह कॉफ़ी मशीन की तरफ हो जाए और खुद मेरे पीछे खड़े रहकर हमारे लिए कॉफ़ी बनाने लगा। तुम जाकर सोने का नाटक क्यों नहीं करती और मैं तुम्हें सरप्राइज़ कॉफ़ी के साथ जगाऊंगा, उसने मेरे बालों में फुसफुसाते हुए कहा। और फिर क्या हम कडल कर सकते हैं? मैंने वापस फुसफुसाते हुए पूछा। 100%। यस, मैंने कहा और उसकी बाहों के नीचे से दुपक्कर बेड पर आ गए। मैं वहाँ कंबल के अंदर बैठ गई, जिससे अमन की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी, और उसे अपनी तरफ बॉक्सेस में कॉफ़ी के मग्स और बिस्किट्स की ट्रे लिए हुए आते देखने लगी। दुनिया का सबसे सेक्सी आदमी। मैंने अपना फ़ोन उठाया और कैमरा ऐप खोल लिया। मेरे फ़ोन की स्क्रीन को अब एक नया वॉलपेपर मिलने वाला था।
गगन यहाँ आ चुका है, वो 30 मिनट में ब्रेकफास्ट पर हमसे मिल रहा है। अमन ने अपने फ़ोन से बिना नज़रें उठाए कहा। हम अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर चुके थे। एक और घंटा टॉन्सिल टेनिस यानी कि एक दूसरे को किस करने और दूसरी स्पाइसी गेम्स खेलने में बिता चुके थे, जो बड़े लोग खेलते हैं, और अब बेड पर पीठ के बल लेटे हुए अपने अपने फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे, एक रियल कपल की तरह। क्या वहाँ सब लोग होंगे? मैंने अपने पैरों को बेड से नीचे झुलाते हुए पूछा। ओह हाँ, रैना फैमिली को ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर गप्पे मारना बहुत पसंद है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। फिर आगे बढ़कर मेरे गाल को सहलाते हुए उसने जोड़ा, वो सब तुम्हें वहाँ अपने साथ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मैंने अपनी भौहें ऊपर की और अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए अपना मुंह पूरा खोल दिया। शिट बेबी, वहाँ सिर्फ फैमिली ही होगी, लेकिन अगर तुम बाद में आना चाहो तो अभी कमरे में ही रुक सकती हो। मैं कभी भी नहीं, मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं वहाँ रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। ओके। वो अपनी कोहनी के सहारे थोड़ा सा ऊपर उठा और उसने मेरी नाक की नोक पर किस किया। अब हमें शावर लेना चाहिए। हमें? मैंने पूछा। नहीं क्या मतलब? हमें नहीं? मैं धीरे से हंसी। बिना एक भी पल गवाए अमन बेड से बाहर कूदा, मुझे अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम की तरफ ले गया। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए भी मेरी आंखों से नहीं हटी। उसने मुझे बाथरूम की वैनिटी पर नीचे उतारा और अपने पैर से मारकर पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर हमने एक दूसरे की बॉडी पर तब तक साबुन लगाया जब तक कि वो अच्छे से झागदार नहीं हो गई, और फिर हम एक बहुत ही गहरे और जुनूनी से लव मेकिंग में डूब गया। और अरे मजाक कर रही हूँ। मैं कल रात की वजह से अभी भी थोड़ी थकी और बदन दर्द महसूस कर रही थी। मार्टिन ने अमन को जितने भी निकनेम्स दिए थे वो असल में काफ़ी सटीक थे, और ऊपर से आने वाले ब्रेकफास्ट को लेकर मैं काफ़ी नर्वस थी, और हमें समय का भी ध्यान रखना था। तो हाँ, हमने किस किया और काफ़ी सारा टचिंग वचिंग भी हुआ, लेकिन वो बस एक नॉर्मल शावर ही था। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ खास पल नहीं थे, खासकर वो पूरी तरह से वल्नरेबिलिटी वाला पल जब मैंने अपनी शावर वाली आवाज़ में गाना गाया और अमन ने सीधे मेरे मुंह पर ठहाका लगा दिया। लेकिन मैंने इसका दोष उस महंगे मार्बल यानी कि संगे मार्बल पर मर दिया। मेरे इस मिडिल क्लास बाथरूम वाले गाने के लिए वहाँ की गूंज सही नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैं अपने सूटकेस में वो ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट आउटफिट ढूंढ रही थी जिसे माया ने मेरे लिए बहुत ध्यान से सिलेक्ट किया था। तभी अमन बाथरूम से बाहर निकला। वो लाइट ब्लू बैगी जीन्स और ग्रे कलर के नीटेड स्वेटर में बिल्कुल किसी अपने जैसा हैंडसम लग रहा था, और अपने वाइट स्नीकर्स पहनने के लिए काउच पर बैठ गया। मुझे इस तरह हड़बड़ी में ढूंढते हुए देखकर वो मेरे पास चल कर आया। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पहनती हो बेबी, उसने मेरी तरफ उसने मेरे सिर के एक तरफ किस करते हुए कहा। जैसा कि सच में ऐसा ही हो, मैंने खींचते हुए कहा। अपनी ब्लैक लेगिंग्स और पाउडर ब्लू कलर का ओवरसाइज स्वेटर पहना और बाथरूम की तरफ भागी, जहाँ मैंने जल्दी से अपनी आईब्रोज को फिल किया, थोड़ा सा ब्लश और लिप ग्लॉस लगाया और अपने बालों के नीचे एक पोनीटेल बना ली। मैं दोबारा भागकर बाहर आई और टैन कलर के वो बूट्स पहने जो माया ने पैक किए थे, और फिर सांस लेने के लिए बेड पर बैठ गई, जबकि एक बिल्कुल शांत और रिलैक्स दिख रहा अमन अपने सीने पर हाथ बांधे कॉफ़ी टेबल के सहारे टिका हुआ था, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं लेट नहीं हूँ, ओके? तुम बस -3 सेकंड में तैयार हो जाते हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला। उसने अपने हाथ हवा में उठा लिए। चले फिर, तुम्हारी वो आफ्टर शेव वाली बोतल कहाँ है? क्या मैं उसे एक पल के लिए ले सकती हूँ? क्यों? उसने पूछा, और उसे लाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। क्योंकि, मैंने कहा जैसे ही उसने मुझे बोतल थमा दी। मैंने अपने उस लव पोशन का ढक्कन खोला, 2 बूंद अपने कानों के पीछे और अपनी दोनों कलाइयों पर थपथपा ली। मुझे बेहद लाजवाब महकना है। क्रीप, अजीब सी लड़की। वो हंसा। चलो अब चले। तो हम यहाँ थे, अमन के आलीशान घर के पीछे वाले पोर्च में। हवा में एक ठंडक थी और आसमान इतना ज़्यादा नीला था जितना मैंने मुंबई या पुणे में कभी नहीं देखा था। उन मखमली हरे लॉन के बीच में बस थोड़ा आगे जाकर एक लगभग ओलंपिक के साइज़ का स्विमिंग पूल बना हुआ था। कुदरती लकड़ी के एक बेहद खूबसूरत टुकड़े से बनी एक लंबी टेबल ब्रेकफास्ट के लिए सजाई गई थी। अमन के पेरेंट्स वहाँ पहले से मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने हमें हाथ में हाथ डाले अपनी तरफ आते देखा, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग माय लव्स, अमन की मम्मी की आवाज़ हमेशा की तरह काफ़ी खुश मिजाज और चहकती हुई लगी। अच्छी नींद आई? गुड मॉर्निंग माँ, अमन ने जवाब दिया और उनके गाल पर किस किया। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छे से सोई, थैंक यू, मैंने कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ बैठो। अमन के पापा उठे और अपने सामने वाले चेयर को पीछे खींचने के लिए घूम कर आए। थैंक यू अंकल। मैं अपनी सीट पर बैठ गई और अमन मेरे लेफ्ट तरफ बैठ गया।
ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है, मैंने टेबल पर चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा, जहाँ कम से कम 100 चीज़ें सजी हुई थी। सब कुछ बहुत लजीज लग रहा था। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मुझे इतनी भूख लगी है, जब तक कि गर्मा गर्म भाप उड़ते हुए वॉफल्स की खुशबू मेरी नाक तक नहीं पहुंची। अमन ने यकीनन मेरी आंखों में आई वो चमक देख ली होगी, क्योंकि उसने वॉफल्स की प्लेट उठाई और हम दोनों ही प्लेट में परोसे गए वॉफल्स को खाना शुरू हो गए, और फिर अपने पेरेंट्स को फ्रूट्स प्लेटर ऑफर करने लगा। इसी बीच उसकी मम्मी ने मेरे लिए ग्लास में कुछ निकाला जो एप्पल जूस जैसा लग रहा था, और उसे मेरे सामने टेबल पर रख दिया। ये हमारे सेब के बगीचे का है, जितना फ्रेश हो सकता है बिल्कुल उतना ही फ्रेश है, टेस्ट करके देखो, उन्होंने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। मैंने एक घूंट लिया और ताज़ा सेबों की उस खुशबू और स्वाद का मज़ा लेने लगी जिसे मैं लंबे समय से भूल चुकी थी। शायद बाज़ार से मिलने वाले टेट्रा पैक्स वाले जूस हद से ज़्यादा पीने की मेरी आदत की वजह से। ये सच में बहुत शानदार है, मैंने अपनी उंगलियों से परफेक्ट का इशारा करते हुए कहा। जब बाकी सब लोग अपनी रेगुलर पारिवारिक गप्पों में लग गए तो मैंने अपना पूरा ध्यान अपने सामने रखी वॉफल्स की भरी हुई प्लेट पर लगा दिया। सर्वर्स हर कुछ मिनटों में हमारे आसपास चक्कर लगा रहे थे। कोई ऑमलेट और पराठे ऑफर कर रहा था तो कोई ब्रेड और वॉफल्स, जैम, चीज़ और कोल्ड कट्स। मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल एक भूखी आदि मानव की तरह खाया। मैं अपने एप्पल जूस का दूसरा गिलास अपने वॉफल्स जैम लगभग ख़त्म ही करने वाली थी, तभी एक भारी आवाज़ ने टेबल पर चल रही बातचीत को बीच में ही रोक दिया। मैं देख रहा हूँ कि सब लोग यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। गगन अमन की मॉम ने खुशी से अपना चेहरा चमकाते हुए दोनों हाथ हवा में उठा दिए। अमन और मैं पीछे मुड़े और हमने उनके बड़े भाई को हमारी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने नेवी ब्लू कलर का स्वेटर और डार्क जीन्स पहन रखी थी और उनकी आंखों में बिल्कुल वैसा ही ठंडा सा लुक था, और उसकी ठुड्डी का ऊपर की तरफ वही अकड़ वाला झुकाव था जो मुझे कुछ महीने पहले अमन की पार्टी से याद था। उसने अपने पेरेंट्स को प्यार से गले लगाया और अमन से मिलने के लिए टेबल के चक्कर काटते हुए आया। तुम अच्छे लग रहे हो भाई, उसने कहा। जैसे ही अमन खड़ा हुआ और दोनों ने एक अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड हैंडशेक किया जो उनके दाहिने हाथों को आपस में फंसाने और एक आधे अधूरे से गले मिलने पर जाकर ख़त्म हुआ। काश मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा कह पाता। लंदन ने सच में तुम्हें थका दिया है, अमन ने अपनी आवाज़ में शरारत लाते हुए जवाब दिया। इस बात पर उसे मजाक में पेट पर एक पंच पड़ा और फिर गगन मेरी तरफ मुड़ा। और वो मशहूर अग्नि जिसने हमारे इस लड़के को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है, अपनी छोटी उंगली पर लपेट रखा है। तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, उसने मुझे एक कसी हुई सी मुस्कान दी। मैंने भी शालीनता से वापस मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाय, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, मैंने बिल्कुल सहज आवाज़ में कहा। ये बात श्योर होने के लिए अभी बहुत जल्दी है अवनी, हम अभी एक दूसरे को ठीक से जानते कहाँ हैं। उसने हाथ मिलाते हुए मजाक में आंख मारी और अपनी मम्मी के बगल वाली खाली सीट पर जाकर बैठ गया। अचानक मुझे माहौल में एक ऐसा बदलाव महसूस हुआ जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। मैंने खुद को समझाया कि गगन उम्र में काफ़ी बड़ा है और शायद उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अमन की तरह इतना आसान और खुलकर बहने वाला नहीं है। जब हम पहली बार अमन के घर पर मिले थे तब मैंने खुद को यही तर्क दिया था कि शायद वह शुरुआती मुलाकातों में थोड़ा सा झिझकता होगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। इस बार मसूरी में सब कुछ अलग होगा, लेकिन यहाँ मैं फिर से वापस सतर्क हो गई थी। माय गॉड, बैकअप। जबकि मैं अभी अभी थोड़ा कंफर्टेबल होना शुरू हुई थी। तो अवनी, तुम कहाँ काम करती हो? उसने एक सर्जन जैसी बारीकी और सफाई के साथ ऑमलेट को काटते हुए पूछा। मैंने शुरुआत ही की थी। मेहमान से अभी से पूछताछ मत शुरू करो गगन, अमन के पापा ने मेरी बात बीच में ही काट दी। वो पहली बार हमारे घर आई है। वो मुस्कुराए, हालांकि उनकी आवाज़ कुछ मिनट पहले की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर थी। मैंने उनकी मुस्कान का जवाब मुस्कुराते हुए दिया और वापस अपनी वॉफल्स की प्लेट की तरफ ध्यान लगा दिया। लेकिन इससे पहले मैंने अमन के पेरेंट्स को आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा करते हुए देख लिया था। साफ था कि इशारों इशारों में बात छिपाना इस फैमिली की सबसे बड़ी खूबी तो बिल्कुल नहीं थी। अवनी, आओ, तुम्हें मेरा ट्यूलिप का बगीचा दिखना चाहिए, अमन की मम्मी बीच में चहकते हुए बोली। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आंटी। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी और मन ही मन उस बात के लिए उनकी शुक्रगुजार थी। चलो फिर आ जाओ, लड़कों को आपस में काम काज की बातें करने देते हैं। वो घूमकर आई और उन्होंने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैंने टेबल के नीचे अपनी जांघ पर अमन के हाथ का एक हल्का सा दबाव महसूस किया जो मुझे अपनी मम्मी के साथ जाने के लिए बढ़ावा दे रहा था। मैं खड़ी हुई और मैंने उसकी मम्मी का हाथ थाम लिया। गगन की बातों का बुरा मत मानना बेटा, उसे लोगों के साथ ढलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, खासकर तब जब वो फैमिली में नए हों। उन्होंने मुझे दूर ले जाते हुए दबी आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं आंटी, मेरे बारे में भी सब लोग यही कहते हैं। वो मेरी आंखों में देखने के लिए मुड़ी और मुझे देखकर मुस्कुराई।
जब मैं उनके साथ साथ चलने लगी, उनका हाथ मेरे हाथों में उलझा हुआ था और मेरे सीने में जो एक छोटी सी गांठ थी वो धीरे धीरे खुलने लगी। रास्ते में हम जिस भी झाड़ी या पेड़ के पास से गुजर रहे थे, उनके पास उसके बारे में बताने के लिए कोई ना कोई बात ज़रूर थी। वो हर एक पौधे को बहुत करीब से जानती थी, उनके नाम, उम्र, उनकी वैरायटीज़, मौसम के साथ वो कैसे बदलते हैं और उनसे जुड़े अजीब अजीब फैक्ट्स। और मैंने खुद को उनकी कंपनी की उस गर्माहट में पूरी तरह ढलने दिया। पिछली बार मैं किसी बगीचे में तब घूमी थी जब मैं 7 साल की थी। अपनी मम्मी का हाथ पकड़े हुए स्कूल की तरफ से संजय गांधी नेशनल पार्क का एक ट्रिप अरेंज किया गया था और मेरे पेरेंट्स अपनी स्कूटी से स्कूल बस के पीछे पीछे आए थे ताकि वो इस बात को श्योर कर सके कि मैं ठीक रहूँगी। मुझे हमेशा से दोस्त बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता था और वो इस बात को लेकर परेशान थे कि जब बाकी बच्चे आसपास दौड़ भाग कर मज़े कर रहे होंगे तब मैं कहीं अकेली बैठी ना रहूं। वो बिल्कुल सही थे, ज़ाहिर सी बात है। इसलिए जब मेरी मम्मी वहाँ पहुँची और उन्होंने मुझे एक बेंच के पास अकेले खड़े देखा तो मुझे चुपके से प्ले एरिया के चारों तरफ हमारी अपनी एक छोटी सी वॉक पर ले गई। उन्होंने मुझे तरह तरह की कहानियाँ सुनाई जिनमें से कोई भी अब मुझे याद नहीं थी, लेकिन जो चीज़ मुझे याद थी वो ये था कि घास पर नंगे पाँव चलना, मेरा हाथ उनके हाथ में होना और उनकी आवाज़ जो कहानियों के ज़रिए मुझे धीरे धीरे तसल्ली दे रही थी। मुझे याद था कि मैं बहुत सेफ महसूस कर रही थी और अकेली बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे याद इतनी असली लगी कि उसने मुझे डरा दिया और मैंने उसे दिमाग से निकालने के लिए अपना सिर हिलाया। लो, हम पहुंच गए, आंटी ने अपनी आंखों में एक उम्मीद भरी चमक के साथ कहा। जैसे ही हम एक पतले पत्थरों से बने हुए रास्ते पर पहुंचे जिसके बारे में मेरा अंदाज़ा था कि वह ट्यूलिप के बगीचे की तरफ जाता था। मुझे बस एक सेकंड दीजिए आंटी, मैंने जवाब दिया और मैंने उनका हाथ छोड़ा ताकि मैं अपने बूट्स के फीते खोल सकूं और घास पर नंगे पैर चलने के लिए उतार सकूं। अच्छा जी, तो इसी के साथ करते हैं हम अपनी आज की एपिसोड को यहाँ पर ख़त्म। तो होती है मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।